गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 19th ऑफ सितंबर। माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज पहला टॉपिक जो है केरला से आने वाला है। आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से इसको हम लोग करने वाले हैं। पुलिकली बेसिकली वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, एक इवेंट होता है और ये अपने आप में अपना ही बिल्कुल यूनिक है। इंडिया में ऐसा कोई और है नहीं बेसिकली। इसके बारे में बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960s में हुई थी, इसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे है। सवाल डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में आएगा। उसके अलावा पेजर्स के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा लगता है देखने में कोई साईफाई मूवी जैसा नजर आता है। आप जैसा हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हो तो कुछ कुछ वैसा हुआ है बेसिकली इसराइल की वजह से। उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा दामोदर वैली के बारे में बात करेंगे। दामोदर रिवर को कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा पीएम आशा जो स्कीम है, जो कि यूजुअली फार्मर्स के लिए है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 4 के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। एंड वन ऑन राइनोज जो कि अपने आसाम के अंदर यूजुअली काजीरंगा में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पिक्चर से ही आपको समझ में आ जाएगा कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है ये। बेसिकली ये जो एक फोक फेस्टिवल है, इसमें होता क्या है, लोग अपने आप को पेंट करते हैं जिसमें आपको चीता या लायन वैसी पिक्चर्स आपको नजर आएंगी। इसमें इसी तरह के मास्क भी पहने जाते हैं, इसी तरह का ड्रेसअप किया जाता है। ये होता है ओणम सेलिब्रेशन के दौरान थ्रिसूर सिटी में होता है। और ये सिर्फ कहीं और इंडिया में होता नहीं है, सिर्फ थ्रिसूर सिटी में ही होता है। तो ये इसकी खास बात है। ओणम सेलिब्रेशन के दौरान इसको मनाया जाता है। इसको टाइगर डांस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको चीता डांस भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली टाइगर डांस होता है। तो इसके अपने पेट पे, अपनी कमर पे, अपनी बॉडी को पेंट करवाते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं। तो बेसिकली टाइगर को ये सेलिब्रेट जो है वो डेडिकेट करके सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ओणम का चौथा दिन होता है, ठीक है, उसे हम लोग उस दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको कहा जाता है नालम ओणम या फिर चेथियम ओणम इसको कहा जाता है। उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट में होता है, ओडिया को बता चुका हूं। चीता या फिर टाइगर दोनों को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो होता है कड़ुवकली। ठीक है, दो नाम है बेसिकली इसके, थोड़ा सा अपने इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रख लेना है। तो बाकी इसमें कुछ और खास है नहीं। लोग येलो, रेड, ब्लैक कलर इन सब से अपनी बॉडी को पेंट करते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, डांस वांस करते हैं। कुछ लोग मास्क पहनते हैं, कॉस्मेटिक टीथ लगाते हैं, बेसिकली पूरा मेकअप रहता है जो एकदम चीता या टाइगर या कभी कभी लायन, ठीक है, उस मेकअप की वजह से रहता है। और ये पूरे का पूरा टाइगर हंटिंग के आसपास पूरा का पूरा इवेंट होता है। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये, सिर्फ 200 ईयर्स पुराना ही है। और उस समय इसके जो वहाँ के महाराजा थे, राम वर्मा कथन थम्पुरन, उनके द्वारा ये किया गया था। उस समय जो कोचीन के महाराज हुआ करते थे तब किया गया था। फिर थ्रिसूर म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है इन परफॉर्मर्स को। तो अपने आप में बड़ा यूनिक है। कभी घूमने का मौका मिले, केरला में जाने का मौका मिले तो इस समय जरूर जाएं। ओणम का सेलिब्रेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा और उसमें अगर ये सेलिब्रेशन आपने विटनेस कर लिया तो बड़ा अच्छा रहने वाला है। मैं भी बहुत साल से विश लिस्ट में है ये, अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाते हैं। अगली बार कोशिश करेंगे कि इसको जाके वहाँ पे विटनेस करें। अच्छा फेस्टिवल है। एनीवेज, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई थी और आई थिंक ये सबको पता ही है इस बारे में। इसमें हुआ ये था, वर्ल्ड बैंक की नेगोशिएशन से हुई थी। तो बेसिकली मीडिएटर जो था वो वर्ल्ड बैंक था। इसमें 6 रिवर हैं बेसिकली, ठीक है। 3 रिवर इसमें है जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, बियास, रावी, सतलुज। 3 रिवर वो वेस्ट फ्लोइंग है, जो कि चेनाब, इंडस और झेलम। वेस्ट फ्लोइंग नहीं, मतलब वेस्टर्न रिवर कहा जाता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी इंटरस्टेट रिवर हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, फिर वो पाकिस्तान जाती हैं, कुछ इंडिया के थ्रू पास होके जाती हैं। तो वाटर शेयरिंग को लेके अग्रीमेंट हुआ था उस समय पे। नेहरू जी उस समय में हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान को 70% और इंडिया को 30% पानी इसका दिया गया। देखो, जो वेस्टर्न रिवर है ना, जो चेनाब, इंडस, झेलम, ऐसा नहीं है कि इंडिया इसको यूज नहीं कर सकता। इंडिया इनके वाटर को यूज कर सकता है, लेकिन इनके फ्लो को चेंज नहीं कर सकता। और यहीं पे सारा गड़बड़ हो जाता है। जब भी इंडिया इंडस, झेलम या चेनाब के ऊपर कोई डैम बनाने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए, इरिगेशन या फ्लड मैनेजमेंट के लिए, पाकिस्तान तुरंत उसके लिए ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है दोनों कंट्रीज के बीच में तो फिर क्या होगा? फिर आप भैया वर्ल्ड बैंक जा सकते हो उस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड बैंक की वजह से ही ट्रीटी हुआ था। अगर आप यहां वर्ल्ड बैंक में सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आप हेग में जा सकते हो, जो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन माना जाता है। मतलब पहले आप वर्ल्ड बैंक में जाइए, यहां से सोल्यूशन आपको नहीं मिला तो आप ऊपर तक चले जाइए। ये एक बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का होता है।
लेकिन इस ट्रीटी का एक और आउटकम था, यह कहा गया था उस समय पे एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया जाएगा, यह परमानेंट होगा, हर साल इसकी मीटिंग होगी। तो इसमें कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स होंगे, कुछ इंडियन ऑफिशियल्स होंगे। तो हमारे बीच में जो भी डेटा है, रिवर्स को लेके, डैम्स को लेके, जो भी डेटा है वो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसे जो है हम लोग परमानेंट इंडस कमीशन बोलते हैं। हर साल ये होता है। 2022 में लास्ट टाइम हुआ था। अब हुआ ये, इंडिया ने कहा है कि हम लोग भैया ऐसी किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। परमानेंट इंडस कमीशन जो 1960s में इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान बनाया गया था, इंडिया ने कहा है कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2022 में दिल्ली में ये लास्ट टाइम इसका हुआ था। अब इसके कुछ रीजंस हैं, इंडिया ने ऐसा क्यों कहा है। इंडिया चाहता है कि भैया जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये फेयर नहीं है, इक्वल ट्रीट नहीं करती है दोनों कंट्रीज को, ये उनका कहना है। और इसको पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट होते हैं, ऑब्वियसली 70% पानी पाकिस्तान को जा रहा है। तो इंडिया चाहता है कि यहाँ पे रीनेगोशिएशन हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बड़ी बात, जमाना बदल गया ना भाई, राइट। आप 60-70 साल पहले की बात कर रहे हो, जमाना काफी बदल गया है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स चेंज हो गई है दोनों तरफ, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से भी। भाई इंडिया कहता है देखो हम आपको 70% पानी अलाउ कर रहे हैं, आप यहाँ पे टेररिज्म कर रहे हो, तो ये जो खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो ये भी एक मतलब इंडिया की तरफ से एक जवाब है उस चीज का। और जहां तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात है, देखिए ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो पहले वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक में अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग के अंदर जाएगा, जो कि हायर अथॉरिटी होती है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में भी जाता है और साथ के साथ हेग में भी चला जाता है। इंडिया कहता है ये तो बकवास है, आप जो सेट प्रोसीजर बना हुआ है आप उसको फॉलो करिए ना भाई, आप दोनों के अंदर क्यों जा रहे हो। वो उसकी वजह से भी इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो डिस्प्यूट अभी हैं हमारे बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो यूजुअली ये तो किशन गंगा रिवर को लेके, फिर रायतली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इसको लेके है बेसिकली। और देखिए ये न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया। न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है ना वर्ल्ड बैंक से होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जब भी वर्ल्ड बैंक के पास डिस्प्यूट जाता है तो वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है, जो कि दोनों ही पक्षों के आर्गुमेंट को सुनता है और उसके बाद एक डिसीजन में पहुंचने की कोशिश करता है। ये एक बेसिकली प्रोसीजर रहता है। वर्ल्ड बैंक ये तभी कर सकता है जब दोनों कंट्री इसके लिए अग्री करती हैं। ठीक है, मोस्टली केसेस में दोनों कंट्री अग्री कर जाती हैं, लेकिन इस बार इंडिया को थोड़ा ऑब्जेक्शन था। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में तो गया ही हुआ है, साथ के साथ भैया आर्बिट्रेशन ऑफ हेग में भी चला गया। तो इंडिया कहता है कि नहीं नहीं, आप जब तक प्रॉपर स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो हम लोग इसके अंदर काम नहीं करेंगे। तो और जो वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया है वो इंडिया की मर्जी से नहीं गया। जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करती हैं तब तक आप वहां पे नहीं जा सकते। तो ये कुछ कुछ इश्यूज यहाँ पे हैं। और वर्ल्ड बैंक का भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल रोल नजर आता है। देखिए जब पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया था, उसने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बना दिया था। फिर पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चला गया, हेग में चला गया। वर्ल्ड बैंक ने उस समय कहा था कि ये पाकिस्तान को जो एक्शन है वो इलीगल है, क्योंकि जब तक एक जगह से सॉल्यूशन नहीं होता ना, पाकिस्तान दूसरी जगह नहीं जा सकता। फिर बाद में पता नहीं वर्ल्ड बैंक का मूड चेंज हो गया, 2022 में उसने कहा कोई बात नहीं आप दोनों जगह चले जाओ। तो इंडिया कह रहा है भाई ये मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं अब ये जो परमानेंट कमीशन है इंडस कमीशन, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक मेरे कंसर्न्स को सोल्व नहीं किया जाए। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है बेसिकली इसका फ्यूचर अभी रिस्क पे आ गया है। और अगर आप बात करें दुनिया की जो बायलेटरल ट्रीटीज की हम लोग बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को एक माइलस्टोन माना जाता है। दो ऐसी कंट्री जो आपस में कई बार वॉर कर चुकी हैं, जो ऐसी कंट्री जो कि डिक्लेयर्ड एनिमी हैं, उनके बीच में इस तरह से एक पीसफुल अग्रीमेंट जो 60-65 सालों से चल रहा है, अपने आप में इंटरनेशनल में ये माइलस्टोन है। अब तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब ये चेंज हो सकता है। पाकिस्तान जो है इस तरह से फायदा नहीं उठा सकता, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, साथ के साथ वो चीज़ें चल रही हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल ये आपको पढ़ना चाहिए। चलिए पेजर्स क्या है, पेजर्स तो बेसिकली पेजर्स की वजह से हुआ ये कि हिजबुल्लाह जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह, ठीक है, जो कि इसराइल, अमेरिका या कुछ यूरोपियन कंट्रीज को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी हैं। हुआ ये था कि हिजबुल्लाह ने क्या किया, ताइवान की एक कंपनी को ऑर्डर दिया और उससे कुछ पेजर्स मंगवाए। देखिए आप लोग तो सब यंग हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पेजर नहीं देखा होगा,
लेकिन मोबाइल फ़ोन के आने से पहले पेजर्स हुआ करते थे इस तरह से। तो इसमें ना छोटे-छोटे मैसेज आया करते थे, 1 लाइन का 2 लाइन का मैसेज आया करता था। इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये इसकी बड़ी ख़ास बात होती है, इसमें आपको लोकेशन नहीं पता चलती है। तो हुआ ये कि हिज़्बुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी से कुछ पेजर्स ऑर्डर किए थे। ताइवान की वो जो कंपनी थी ना, उसका नाम था गोल्ड अपोलो। ताइवान की वो कंपनी ताइवान के अंदर पेजर नहीं बनाती है, किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर पेजर बनाती है। अब इस बीच में हुआ ये, अब 2 दिन पहले क्या हुआ, जब हिज़्बुल्लाह के बहुत सारे लोग इस पेजर का यूज़ कर रहे थे, अचानक से उन पेजर के अंदर ब्लास्ट होने लगा। 12 लोग मर गए, जिनमें से 2 बच्चे भी मर गए उस ब्लास्ट की वजह से। इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया, बीच में ही पता नहीं कब कहाँ क्या हुआ, किसी को नहीं पता इन पेजर के साथ कहाँ छेड़खानी हुई। ये ताइवान में हुई, यूरोप में हुई, रास्ते में हुई, किसी को नहीं पता है, लेकिन इनके साथ छेड़खानी हुई। इस पेजर की बैटरी के साथ उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक्सप्लोइटेड मतलब एक्सप्लोजिव लगा दिया, और उसकी जो क्वांटिटी थी वो सिर्फ 3 ग्राम थी, वो लगा दिया। और ये एक एक्सप्लोजिव ऐसे काम करता है, जैसे जैसे आपके डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। 5000 पेजर थे जिनके अंदर ये एक्सप्लोजिव्स लगाए गए इसराइल के द्वारा बैटरी की डिवाइसेस में। तो ऐसा लगता है किसी हॉलीवुड की फिल्म का कोई सीन चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाई इसराइल ने ये तरीका पहली बार अपनाया हो, 1996 में भी उसने हमास के लीडर थे याहिया अय्याश, ठीक है, उनको उड़ा दिया था। उनके मोबाइल फ़ोन में ये सब कर दिया गया था। तो पता नहीं इसराइल ऐसा कैसे करता है, आज तक किसी को समझ में आया नहीं आया, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन सिर्फ इसराइल ही सोच सकता है, और वो सिर्फ सोचता नहीं है, वो इम्प्लीमेंट भी करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है। और ये जो एक्सप्लोजिव है, इसका नाम होता है पीईटीएन। ये आपने याद रखना है, प्रीलिम्स में आपसे ऐसा पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। पीईटीएन इस एक्सप्लोजिव का नाम होता है। पेजर क्या होता है आपको मैंने वैसे बता ही दिया कि मैसेज, शॉर्ट मैसेज होते हैं इसके अंदर। मोबाइल फ़ोन के आने से पहले ये होता था, तो इसमें लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते। तो यूजुअली क्या होता है ना, जो इजरायली एजेंसीज होती हैं, वो हिजबुल्लाह लीडर्स की या हमास लीडर्स की एक्टिविटी ट्रैक करती रहती है उनके मोबाइल फ़ोन का की लोकेशन के थ्रू। लेकिन इसीलिए वो लोग पेजर का यूज़ करते हैं, ताकि लोकेशन भी ना पता चले और मैसेज भी सेंड हो जाए। लेकिन अब पेजर के अंदर भी हो गया, तो फ्यूचर में हिजबुल्लाह वाले या फिर हमास वाले पेजर का यूज़ करने से पहले 50 बार सोचेंगे। ये करता है इसराइल। चलिए, दामोदर वैली की बात कर लेते हैं। बंगाल में बहुत सारा भारी बारिश हो रही है, झारखंड में भी हो रही है, वहाँ पे भी हो रही है। इसकी वजह से दामोदर वैली के अंदर लगभग लगभग फ्लड आ गया है। कई सारे डैम वहाँ पे बने हुए हैं। देखिए, दामोदर वैली के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट हैं और बहुत सारे डैम बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे दामोदर रिवर वैली कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे वहाँ पे आपको मैथन जो है वो मैथन मिलेगा, ये एक डैम का नाम है। पंचेट जो है वहाँ पे एक डैम है, तिलैया डैम है, कोनार डैम है, ठीक है, गोंडा है। तो ये कई तरह के डैम आपको देखने को मिलते हैं। अब जब यहाँ पे बारिश होती है, तो ये डैम की ना कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा डैम के अंदर पानी आप नहीं रख सकते। तो कैपेसिटी से ज़्यादा जैसे पानी होता है, आपको डैम के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, अदरवाइज डैम अनसेफ हो जाता है, वो टूट सकता है। और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी जगह पे जो है वो फ्लड के चांसेस जो है वो बन गए हैं, इसकी हाईवी रेनफॉल की वजह से, ठीक है। उस वजह से थोड़ा आपने इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। तो ये जो डीवीसी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, 1948 में इसको बनाया गया था। उस समय नेहरू जी थे पीएम, और ही यूज्ड टू से कि जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते थे, वो कहते थे दीज आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इनसे बिजली बनती है, इनसे इरिगेशन डेवलप होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मैथन, पेंचेट, तेनूघाट, कोनार वोनार, कई सारे डैम बने हुए हैं। इसे मल्टीपर्पज़ कहा जाता है। मल्टीपर्पज़ का मतलब यही है कि भाई वो एक पर्पज़ के लिए नहीं बनाया गया। वहाँ पे फ्लड कंट्रोल भी करना है, इरिगेशन भी प्रोवाइड करानी है, पावर जनरेशन भी करना है, नेविगेशन भी करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करना है। और अगर आप देखेंगे, ये जो दामोदर वैली है ना, यहाँ पे बहुत सारा कोल भी मिलता है, और यहीं पे झारखंड में आपको आयरन ओर भी देखने को मिलता है। तो इंडिया की जो हैवी इंडस्ट्री है, वो सारी इसी जगह पे बनी हुई है। क्योंकि हैवी इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए? आपको आयरन चाहिए, आपको कोल चाहिए, आपको पानी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसीलिए ये परफेक्ट लोकेशन है हैवी इंडस्ट्री बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे बनाई भी गई है। तो जमशेद नगर वो सब इसीलिए यहाँ पे सेटअप हुआ। दामोदर रिवर के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये पलामू हिल्स, छोटा नागपुर प्लेटू से जो है वो निकलती है 2000 फीट के आसपास। 541 किलोमीटर की जो है वो हाइट होती है। उसके अलावा कलकत्ता से थोड़ा आप आगे जाओगे 48 किलोमीटर, वहाँ पे ये जो रिवर है वो हुगली रिवर के अंदर मिक्स हो जाती है। जहाँ पे वो मिलती है एज अ ट्रिब्यूटरी, उसे हम लोग बर्दवान कहते हैं।
उसके अलावा इस जो दामोदर रिवर की छोटी छोटी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे बराकर जो है इसमें सबसे बड़ी आती है। बराकर एक रिवर वो जो है ना वो एरिट्रिया के अंदर भी है, जो कि रेड सी के अंदर जो है ड्रेन करती है, तो थोड़ा उससे कंफ्यूजन नहीं करना आपने इसको, ठीक है। चलो, पीएम आशा। सो जो 15th फाइनेंस कमीशन था हमारा, उस 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर 35,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था कि भाई पीएम आशा स्कीम चलाएंगे। पीएम आशा क्या है? दिस इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। यहाँ पे अन्नदाता कौन है? अन्नदाता है फार्मर्स। आय का मतलब होता है इनकम, संरक्षण का मतलब होता है उसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो फार्मर्स की इनकम, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए ये पीएम आशा स्कीम चलाई गई थी। इसके कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे प्राइस सपोर्ट, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एंड द प्राइस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये थोड़ा थोड़ा क्या बताऊंगा मैं आगे। तो सरकार ने कहा है कि भैया इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अभी भी, ठीक है, ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिलता रहे, और सिर्फ फार्मर्स को नहीं बल्कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। इससे होता क्या है, देखिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी इसके अंदर इंक्लूड है, ताकि फार्मर्स को कम रेट पे, सस्ते रेट पे फर्टिलाइजर अवेलेबल हो। भाई फर्टिलाइजर होंगे तभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी फार्मर्स की इनकम भी जनरेट होगी, है ना। वो सब इसके अंदर जो है किया गया था। तो ये जो चार कंपोनेंट है ना, चारों कंपोनेंट के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसके तहत क्या होता है, बहुत सारी फसलों के ऊपर एमएसपी दिया जाता है सरकार के द्वारा। प्राइस स्टेबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सरकार जो है बफर स्टॉक रखती है पल्सेस का, अनियन वगैरह का। देखिए अनियन हमारे देश में एक बहुत ही क्रूशियल एक कमोडिटी होती है, क्योंकि सभी घरों में अनियन यूज किया जाता है लगभग, और पल्सेस भी बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। तो सरकार क्या करती है, उसके लिए बफर स्टॉक बना लेती है, प्रोक्योर कर लेती है। अगर मार्केट में इनकी अगर वो सप्लाई कम हो जाती है तो सरकार अपने बफर स्टॉक से मार्केट में रिलीज कर देती है। इससे इनका जो प्राइस है वो स्टेबल बना रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसके अंदर होती नहीं है। उसके अलावा प्राइस डेफिसिट है, तो कई बार क्या होता है ना, एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच में चेंजेस हो जाते हैं। कभी कभी मार्केट प्राइस बहुत कम होता है, एमएसपी ज्यादा होता है। जैसे मान लो कि चलिए एमएसपी यहाँ पे 1,000 रुपए है और मार्केट रेट जो है 800 रुपए है, ठीक है। अब देखा जाए तो किसानों से एमएसपी पे खरीदना चाहिए सरकार को, लेकिन ऐसा बहुत बार हो नहीं पाता। यूजली जो वीट और राइस होती है ये तो सरकार एमएसपी पे खरीद लेती है, बाकी जो फसलें सरकार एमएसपी पे ऐसा प्रोक्योर नहीं करती है। तो मजबूरी में किसानों को मार्केट प्राइस से बेचना पड़ता है। कभी कभी मार्केट प्राइस जो है वो ऊपर हो जाता है और कभी कभी वो नीचे भी हो जाता है। तो मान के चले अगर मार्केट प्राइस 800 रुपीज है और एमएसपी 1000 रुपीज है, तो बीच में जो 200 रुपए का डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट खुद जो है फार्मर्स को देती है अंडर प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। उसके अलावा आती है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, तो वो मैं आपको बता ही दिया। जैसे गवर्नमेंट जो है वो प्रिक्योर करती है तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को, तो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ना हो तो सरकार कभी कभी जो है अपने स्टॉक से उसको रिलीज कर देती है। चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 क्या है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि चंद्रयान 4 जो है वो को हम लोग डेवलप करेंगे, और इसरो की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसको हम लोग एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि चंद्रयान जो 4 स्कीम है उसके तहत हम लोग क्या करने वाले हैं, हम 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस पे भेजने वाले हैं, राइट। तो ताकि वो वहां से मून के जो रॉक्स हैं उनके सैंपल्स इंडिया में वापस लेके आए, वो प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे लेके जाने वाले हैं। तो चंद्रयान 4 जो है उसी दिशा में हम लोग बढ़ा रहे हैं। चंद्रयान 4 को कौन लेके जाएगा? जो LVM-3 है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, पैसे से पहले इसको हम लोग कहते थे GSLV मार्क 3, ये इसको लेके जाएगा। इन इसरो के द्वारा डेवलप किया गया सबसे पावरफुल एक लॉन्च व्हीकल होता है ये, ठीक है, लॉन्च व्हीकल होता है, वो उसको लेके जाएगा। इसकी अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोपल्शन, लैंडर, असेंडर, ट्रांसफर, री एंट्री। तो देखिए जब ये सैटेलाइट मून के सरफेस पे जाएगा तो पहले तो ये अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसको असेंड करना पड़ेगा। फिर जो है ये लैंड भी वहां पे करेगा, तो इसके अंदर एक लैंडर होगा, प्रोपल्शन होगा जो इसको फ्यूल प्रोवाइड करवाएगा। फिर हम लोग मून के सरफेस पे जब पहुंच जाएंगे तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, और फिर दोबारा से री एंट्री करना पड़ेगा। मतलब यहां से आप फिर बाद में असेंड करोगे और अर्थ के ऊपर आओगे। तो अलग अलग स्टेज पे जो है अलग अलग मॉड्यूल यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। जब सभी मॉड्यूल को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो प्रॉपर मिशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। लैंड कहाँ करेगा? चंद्रयान 4 जब जाएगा वहां पे कहाँ पे लैंड करने वाले? एक जगह है वहां पे, स्टेशन शिव शक्ति, जहां पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। ये मून के साउथ पोल के पास में पड़ता है। ध्यान रखना, मून के साउथ पोल पे नहीं है, साउथ पोल के पास में है। एग्जाम में आपसे थोड़ा आपसे गड़बड़ कर सकता है यूपीएससी में। और वहां पे 2 पॉइंट है जिसका नाम है मैनिजियस पॉइंट एंड द बंगोस्की पॉइंट। इनके बीच में बेसिकली
वहाँ पे ये पॉइंट पड़ता है जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, वहाँ पे जो है ये जाएगा। अभी इसकी एग्जैक्ट डेट टाइम नहीं बताया गया है, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ये जा सकता है, क्योंकि अभी टेस्टिंग चल रही है और टेस्टिंग में बहुत बार कभी कभी इशू, टेक्निकल इशूज आते हैं तो चीज़ें डिले भी हो सकती हैं। लेकिन इंडिया जो चंद्रयान मिशन भेज रहा है, इसका पर्पस क्या है? सबसे बड़ी बात इसके पर्पस है भैया, हमें सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, वो धीरे 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 नीचे आता है, लैंड करता है, धीरे 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 ऊपर जाता है, इसे सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। एक होती है हार्ड लैंडिंग, आप मून के सरफेस पे एक हाइट पे पहुंच जाइए और वहां से सीधा ग्रेविटी से धड़ाम से नीचे आ जाइए, उसे हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। तो उसमें से तो वैसे तो एस्ट्रोनॉट नहीं जा सकते, हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग हेलीकॉप्टर की तरह करके जाएंगे। और इंडियन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको सिर्फ भेजना नहीं है, उनको सेफली वहां से लेके भी आना है। खाली हाथ तो आएंगे नहीं, तो वहां पे जो मून के सैंपल्स हैं वो भी हम लोग कलेक्ट करके लेके आएंगे, है ना। डॉकिंग करेंगे, अनडॉकिंग करेंगे, सैंपल्स को ट्रांसफर करेंगे और अर्थ पे सेफली उस सामान की हम लोग डिलीवरी कर देंगे। ये हमारा पर्पस यहाँ पे रहने वाला है बेसिकली। LVM जो मार्क 3 है उसके थ्रू ये जाएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो लॉन्च व्हीकल है, जो रॉकेट होता है, ये 3 स्टेज में होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 स्टेज कौन सी होती हैं? ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेज में जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, दूसरी में लिक्विड और तीसरी में क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर के ऊपर फ्यूल होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज करते हैं, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल और ऑक्सीजन एज अ मतलब इग्निशन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो कोई चीज़ जल नहीं सकती, तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, वन ऑन्ड राइनो। तो पिक्चर आप क्लियरली देख ही सकते हो। तो अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि भैया जो वन ऑन्ड राइनो है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए, वन ऑन्ड राइनो रहता कहाँ है? यूजली रिवर्स के आसपास रहता है, जो ग्रासलैंड होती हैं, जो लो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे रहते हैं। अब जब क्लाइमेट चेंज होगा, हैवी रेनफॉल होगा या ड्रोट होगा, रिवर्स में फ्लड आएगा, ग्रासलैंड खत्म हो जाएंगी, सबमर्ज हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली इनको सबसे ज्यादा डैमेज वहां पे होने वाला है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि वन ऑन राइनो के बारे में। वन ऑन राइनो सेकंड लार्जेस्ट स्पीसी है राइनोज का। 2.2 क्या हो सकता है, इसका जो सींग होता है, इसके मुंह पे आप देख सकते हो ये वाला सींग, ठीक है, इसको लेके इसकी काफ़ी हंटिंग वगैरह भी की जाती है। ये 25 इंच तक का हो सकता है। और इसकी जो स्किन है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिजिड भी होता है ये। ठीक है, जैसे आर्मी का जो आर्मर होता है ना, टैंकर टाइप का होता है, उस तरह का रहता है ये। और ग्रासलैंड में रहना पसंद करता है, नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे, और काफ़ी देखने को मिलता है आपको। वाटर बॉडीज के आसपास रहना पसंद करता है। भैया अरबी वो होता है, शाकाहारी होता है ये, तो पत्ते वत्ते घास वास वही ये खाता है। यूजली अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन कभी कभी मेटिंग के दौरान रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये जो है फीमेल के साथ देखा जाता है। और फीमेल जब बच्चे के साथ अपने घूमती है काव के साथ, क्योंकि काव कमजोर होता है ना बेचारा, तो उस टाइम पे भी एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे ये आपको देखने को मिलता है। और काफ़ी टेरिटोरियल होता है, अपनी स्मेल छोड़ देता है जगह जगह पे, यूरिन के थ्रू या फिर पूप के थ्रू, तो अपनी टेरिटरी मार्क करता रहता है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, वो थोड़ा आपने याद रखना है। राइनोस की दुनिया में 5 स्पीसीज जो है वो देखने को मिलती हैं। इन 5 स्पीसीज में से 2 अफ्रीका में हैं, जिसे ब्लैक और वाइट। बाकी जो 3 हैं जो एशिया में पाई जाती हैं, इनमें से एक है ग्रेटर वन ऑन राइनो, सुमात्रा और जावा। ठीक है, ये पाई जाती हैं। सुमात्रा, जावा और जो ब्लैक राइनो है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है ब्लैक राइनो, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बाकी दोनों एंडेंजर्ड और नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखे गए हैं। तो जो इंडिया में पाया जाता है वन ऑन राइनो, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी ज्यादा थ्रेटेंड है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने थोड़ा इसको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि जो जो प्रोजेक्ट राइनो हम लोगों ने चलाया था, सरकार ने कुछ साल पहले प्रोजेक्ट राइनो चलाया था, और ये कौन से ईयर में चलाया गया था, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ। उसके अलावा मुझे ये भी बताएं, काजीरंगा नेशनल पार्क में तो ऑब्वियसली सारी दुनिया को पता है कि वन नॉन राइनोस पाए जाते हैं। उसके अलावा आसाम के अंदर दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है जहां पे राइनोस की संख्या काफी ज्यादा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।